नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 ये जारी किया गया है, जो कि ये दोस्तों टॉमटॉम एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। और ये जो संस्था जो है ये एम्स्टर्डम में ये सिचुएटेड है। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2023 में लंदन जो है ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला ये शहर ये इस सूची के अनुसार ये बताया गया है। और अब हमारे देश की बात करें तो इसमें दोस्तों बेंगलुरु और जो पुणे शहर है ये क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर इस सूची में ये रखा गया है। यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 की ये जो सूची है। अब इस सूची की बात करें तो दोस्तों ये जो रैंकिंग जो है ये इसमें पहले स्थान में लंदन है, दूसरे स्थान पर डबलिन है और तीसरे स्थान में जो है ये टोरंटो शहर है। तो ये तीनों का नाम ध्यान में रखें और अपने देश में जो है ये बेंगलुरु और पुणे को ध्यान में रखें। ये 6ठे और 7वें स्थान पर ये हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं, जो कि ये बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये रणवीर सिंह जी को चुना गया है, बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अब बोट जो कंपनी है ये एक स्पीकर कंपनी है, मतलब ये स्पीकर वगैरह ये बनाती है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और ये अमन गुप्ता और समीर मेहता जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो ये भी ध्यान में रखें, बोट कंपनी से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ये जो दर्ज किया गया है, जो कि एक रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। इनके नाम में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले ये अंतरिक्ष यात्री ये बन गए हैं, जो कि ये इनके द्वारा 878 दिन या फिर लगभग 2.5 साल से अधिक यहाँ पर इनके द्वारा अंतरिक्ष में ये समय बिताया गया है। तो ये ध्यान में रखें, सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष में ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, जो कि ये रूस के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव ये नियुक्त की गई है, जिनका नाम है राधा रतूड़ी और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि ये 1988 बैच की ये एक आईएएस ऑफिसर है, जिनको उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। अब इनसे पूर्व जो मुख्य सचिव जो थे ये सुखबीर सिंह सांधू जी थे, इनसे पूर्व मुख्य सचिव। अब उत्तराखंड की बात करें तो इसका जो राजधानी दोस्तों ये देहरादून में ये सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं। और अभी वर्तमान में जो राज्यपाल गवर्नर जो हैं ये गुरमीत सिंह हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड राज्य से ये संबंधित हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट से यहाँ से आपको प्रश्न आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये दोस्तों 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। अब इसकी घोषणा की बात करें तो ये जो आयोजन किया गया था जिस स्थल, वहाँ पर दोस्तों ये लॉस एंजलिस यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये फ्लावर्स को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है दोस्तों ये मिडनाइट्स को दिया गया है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर बात करें तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये जो सॉन्ग है इसको दिया गया सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में। और भी पुरस्कार इसमें दिए गए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार ये विक्टोरिया मोनेट जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ रॉक प्रदर्शन का जो पुरस्कार है ये नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो का जो पुरस्कार है ये आई एम ओनली स्लीपिंग को ये दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम को अगर बात करें तो ये दिस मोमेंट को ये दिया गया है। और जिसमें दोस्तों तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन जी के द्वारा भी इसमें भूमिका अदा की गई है इस संगीत एल्बम में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो 66वां ग्रैमी अवार्ड से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है ये पश्चिम बंगाल का बजट 2024-25 के लिए ये पेश किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा दोस्तों लगभग ये 3.66 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है।
अब इस बजट में जो है दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत दोस्तों इसमें जो राशि जो पहले दिया जाता था उसको बढ़ाकर ये 1200 रुपये इसमें कर दिया गया है। और समुद्र साथी योजना के तहत जो पंजीकृत मछुआरे जो हैं उन सभी को 5000 रुपये वित्तीय सहायता इस बजट के तहत ये देने का प्रावधान किया गया है। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी ये कोलकाता में स्थित है और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री जो हैं ये ममता बनर्जी जी हैं और राज्यपाल दोस्तों सीवी आनंद बोस जी अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पे ये आसीन है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। अब पश्चिम बंगाल को मैप में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये सिचुएटेड कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, जो कि दोस्तों ये जो बॉर्डर शेयर करता है ये मेघालय, असम, भूटान, सिक्किम, नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इधर बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है उड़ीसा का बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए और इसमें दोस्तों 2.55 लाख करोड़ रुपए का ये उड़ीसा के द्वारा बजट पेश किया गया है। अब इसमें दोस्तों मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये, उद्योग और एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 1555 करोड़ रुपये, कृषि के लिए 28,944 करोड़ रुपये, खाद्य भंडारण और भंडारण खरीद के लिए 685 करोड़ रुपये, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 19,959 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 14,467 करोड़ रुपये का इसमें आवंटन किया गया है। ये जो 2024-25 का जो उड़ीसा का जो बजट है। अब उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये नवीन पटनायक जी उड़ीसा के प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों ये श्री रघुवर दास जी को हाल ही में नियुक्त किया गया, तो ये भी ध्यान में रखें। अब उड़ीसा को भी मैप में देख लेते हैं उड़ीसा एक्चुअली है कहाँ। तो ये आपको दिख रहा होगा उड़ीसा और इसके बगल में जो राज्य हैं ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश से ये टच करता हुआ है ये उड़ीसा राज्य है। और इधर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी को भी ये टच करता हुआ है, मतलब समुद्री सीमा साझा करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है उत्तर प्रदेश का बजट ये 2024-25 ये पेश किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। अब इसमें दोस्तों कुल जो परिव्यय इसमें है जो कि 7,36,437.71 करोड़ रुपए का ये बजट इनके द्वारा ये पेश किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट के योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल की बात करें तो ये आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल हैं। और ये सुरेश कुमार खन्ना जी जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे फोटो में, यही हैं अभी प्रेजेंट में यूपी के वित्त मंत्री के रूप में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश को अगर मैप में देखें तो ये आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ में स्थित है और ये इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं यहाँ पर आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड ये सभी इसके बॉर्डर स्टेट है। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ये फ्रांस ये बन गया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। और जो फ्रांस जो है ये आने वाला जो पेरिस ओलंपिक में जितने भी आने वाले जो पार्टिसिपेंट होंगे और जो देखने वाले जो लोग होंगे उन सभी के लिए ये डिजिटल शेंगेन वीज़ा ये जारी कर रहा है। अब फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस में स्थित है और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति है ये इमैनुअल मैक्रोन जी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में ये गैब्रियल अटल जी यहाँ के फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों ये फ्रांस से ये संबंधित हैं। ये आपको दिख रहा होगा मैप में जो फ्रांस है और इसकी कैपिटल पेरिस में ये सिचुएटेड है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम ये सभी इसके बॉर्डर
कंट्रीज है। और ये जो दोस्तों ये अटलांटिक ओशंस के साथ ये टच करता है। और इधर आपको दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का ये जो पुरस्कार है ये मोदी एंटरप्राइजेज के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर बीना मोदी, इनको दिया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का जो ये पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार जो दिया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है बीना मोदी जी को। तो ये ध्यान में रखें, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का जो ये अवार्ड है ये डॉक्टर बीना मोदी जी को ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेटीएम, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पेटीएम को दोस्तों आरबीआई के द्वारा मतलब इसको थोड़ा दिनों के लिए इसको बैन कर दिया गया है और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको जान लेते हैं। अभी पेटीएम के जो सीईओ जो हैं ये विजय शेखर शर्मा जी भी पेटीएम के सीईओ है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी। और इसके जो पेरेंट कंपनी जो है ये 197 कम्युनिकेशन इसका पेरेंट कंपनी है। उसके बाद ये पेटीएम को ये बनाया गया है। अब इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है पेटीएम का। तो ये सभी चीज़ें जो पेटीएम से ये संबंधित है और ये न्यूज़ में अभी पूरा हाल ही में था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है बिमस्टेक से रिलेटेड। और ये बिमस्टेक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप जो है दोस्तों ये दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में ये शुरू की गई है। तो ये ध्यान में रखें। अब ये जो बिमस्टेक है इसमें जो कंट्रीज़ है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल जो देश हैं। अब इसका सचिवालय की बात करें तो ये ढाका बांग्लादेश में इसका सचिवालय मतलब हेडक्वार्टर ये सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1997 में बिमस्टेक को स्थापित किया गया था। और इसके अध्यक्षता जो देश हैं ये थाईलैंड के द्वारा अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है। और अभी महासचिव दोस्तों ये इंद्रमणि पांडे जी अभी 2023 से ये बिमस्टेक के महासचिव के रूप में ये कार्यरत हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बिमस्टेक से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी के द्वारा ये शपथ लिया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और ये दोस्तों ये असम के राज्यपाल जो हैं ये गुलाब चंद कटारिया और मतलब इनके उपलब्ध मतलब जो बोलते हैं मतलब उपस्थिति में ये शपथ ये लिया गया है। और अभी प्रेजेंट में असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्व शर्मा ये भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये भी मौजूद थे ये शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शंकर स्मृति पुरस्कार ये दिया गया है जो कि ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जो हैं जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, इनको दिया गया है शंकर स्मृति पुरस्कार। और ये केरल में इनको सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है दोस्तों ये प्रतिवर्ष केरल में मलयूर भागवत हंस स्मरण उत्सव के दौरान ये दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, शंकर स्मृति पुरस्कार ये ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को इस साल का ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ नाम चेंज किए गए हैं मतलब बदले गए हैं। और ये बदला गया है भुवनेश्वर में बरमुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल को मतलब इसका नाम बदल के ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर ये रखा गया है। और दोस्तों राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम ये रखा जाएगा। तो ये दोनों का नाम चेंज किया जाएगा और ये चेंज हो जाएगा कुछ दिनों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नई पुस्तक जो है दोस्तों ये पुस्तक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य के 15वें संस्करण और योग के विविध आयाम के तीसरे संस्करण। ये मतलब ये इसका जो इस साल जो ये संस्करण किया गया है जिसका इसका 15वां संस्करण है और इसका 3वां संस्करण है, तीसरे संस्करण है, जो कि इन दोनों पुस्तक के जो लेखक हैं ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा ये लिखा गया है। और इन दोनों पुस्तकों का जो है दोस्तों ये जो विमोचन है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो अभी प्रेजेंट में है शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा ये पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो इनके लेखक का नाम ध्यान में रखें, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा ये दोनों पुस्तकें ये लिखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये बने हैं, जिनका नाम है नायब बुकेले। ये चुनाव में ये भारी जीत हासिल करके ये नए राष्ट्रपति अल सल्वाडोर के ये बने हैं। अब अल सल्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों ये सैन सल्वाडोर में ये स्थित है, और यहाँ की जो मुद्राएं हैं, यहाँ पर बिटकॉइन भी चलती है और यूनाइटेड स्टेट का डॉलर भी यहाँ पर चलता है, तो ये ध्यान में रखें। और ये बिटकॉइन को मतलब ये एक लीगल करेंसी लागू करने वाला ये अल सल्वाडोर ये पहला कंट्री ये है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल सल्वाडोर को मैप में एक बार देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये है अल सल्वाडोर, जो कि ये पैसिफिक ओशन में ये स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कजाकिस्तान का नए प्रधानमंत्री ये चुने गए हैं, जो कि ये दोस्तों ओजास बेक्टेनोव को ये नया प्रधानमंत्री के रूप में ये चुना गया है कजाकिस्तान के। अब कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अस्ताना में सिचुएटेड है, और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों ये कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि कजाकिस्तान से ये संबंधित है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान, इधर नॉर्थ में रसिया से इसका बॉर्डर शेयर होता है, और इधर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और इधर चाइना के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये सभी जो दोस्तों इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं, और इधर कैस्पियन सी के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता ये बने हैं, जो कि ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को ये नियुक्त किया गया है राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता के रूप में। और इसके पहले जो महाधिवक्ता थे ये MS सिंघवी जी थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको चुना गया है। अब महाधिवक्ता की बात करें, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोला जाता है, ये दोस्तों एक राज्य की दोस्तों जो कि ये मतलब कानूनी मामलों के ये सर्वोच्च सलाहकार ये माने जाते हैं किसी भी राज्य के, जो एडवोकेट जनरल होते हैं। और इसको दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत ये नियुक्ति और एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में इसको मतलब जो है दोस्तों ये महाधिवक्ता जो है ये, तो इसका अनुच्छेद ये ध्यान में रखिए, ये अनुच्छेद 165 में ये इसका मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। अब अटॉर्नी जनरल की बात करें तो दोस्तों ये हमारे देश का ये सबसे हाईएस्ट मतलब लॉ ऑफिसर ये माना जाता है अटॉर्नी जनरल, जो अभी प्रेजेंट में दोस्तों ये R वेंकट रमन्या भी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और ये भी हमारे देश के संविधान में ये मेंशन किया हुआ एक संवैधानिक पद है, जो कि ये आर्टिकल 76 के तहत इसको मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल को। और ये सॉलिसिटर जनरल जो है दोस्तों ये सेकंड मोस्ट सीनियर लॉ ऑफिसर होता है आफ्टर अटॉर्नी जनरल। और अभी प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल जो हमारे देश के ये तुषार मेहता जी अभी इंडिया के सॉलिसिटर जनरल है। और इन लोगों का काम क्या होता है अटॉर्नी जनरल का, जैसे कि भारत सरकार का कोई भी केस हो तो उस सभी केसों में ये अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये सरकारी वकील के रूप में ये लड़ता है, भारत सरकार के मतलब पक्ष की बात ये रखता है। और जो महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल, वो किसी भी राज्य का मतलब जिस राज्य का ये महाधिवक्ता हो उस राज्य का वो सर्वोच्च वकील कह सकते हैं, जो कोर्ट में जो केस चलते रहता है राज्यों के बीच या फिर राज्य और सेंटर के बीच, तो वो इसमें प्रमुख वकील के रूप में ये महाधिवक्ता उस राज्य का ये भूमिका अदा करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि ये पॉलिटी से ये संबंधित हैं, जो कि एक बेसिक पार्ट है जिसको मैंने इसमें कवर कर दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है दोस्तों करंट अफेयर, बापू टावर ये बनाया गया है, जो कि ये देश का पहला तांबे से बना बापू टावर, जो कि ये पटना के गर्दनी बाग में ये बनाया गया है। और ये जो टावर जो है दोस्तों ये 120 फुट लंबा और जिसमें 6 मंजिला इमारत इसमें मतलब बनाया गया है। और जो कि इसमें लागत की बात करें तो ये लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से इसको बनाया गया है, जो कि आपको इस तरह दिख रहा होगा बापू टावर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों जल योद्धा शहर ये नोएडा को ये मतलब दिया गया है, सम्मानित किया गया है जल योद्धा शहर के रूप में नोएडा को, क्योंकि इसमें इसके द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब शहर को 2 श्रेणियों में पुरस्कार इसमें दिया गया है नोएडा शहर को, जिसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र और जल पुनः उपयोग परियोजना पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार नोएडा शहर को ये दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों सुपर अर्थ की ये खोज किया गया है, जो कि ये नासा के द्वारा ये खोज किया गया है। और ये हमारे दोस्तों ये पृथ्वी से ये लगभग ये 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर ये स्थित है, जिसका नाम रखा गया है TOI 715b। ये रखा गया है सुपर अर्थ का नाम। ये नाम ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि TOI 715b ये क्या है। तो ये एक मतलब ग्रह है जहाँ पर रहने लायक ये खोजा गया है, और ये नासा के द्वारा ये खोजा गया है। तो ये ध्यान में रखें, और ये हमारे पृथ्वी से लगभग ये 1.5 गुना ये चौड़ा है। अब नासा की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं ड्विथ डी आइजनहावर के द्वारा इसको बनाया गया था, नासा को स्टेबलाइज किया गया था, और ये 29 जुलाई 1958 को ये बनाया गया था नासा को। तो ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री वायुश्री योजना, जो कि इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उन सभी का जांच, हेल्थ जांच वगैरह चेकअप किया जाएगा। और अगर कुछ उसमें त्रुटियां पाई जाती है, मतलब कुछ बीमारियां पाई जाती है, तो वो तत्काल के लिए 3000 रुपये का भुगतान इस के तहत किया जाएगा। अब इस योजना की लागत अगर की बात करें तो ये लगभग 480 करोड़ रुपये की ये योजना है, जो कि ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। अब महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो वहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री जो हैं ये एकनाथ शिंदे जी हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं ये रमेश बैस जी अभी प्रेजेंट में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ये दोनों का नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, समान नागरिक संहिता विधेयक ये पारित किया गया है, जो कि ये उत्तराखंड में ये पारित किया गया है। समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक ये पारित किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, और ये स्वतंत्र भारत का ये पहला राज्य ये बन गया है उत्तराखंड, जो कि UCC को ये लागू करने वाला ये राज्य बन गया है। अब इस विधेयक में दोस्तों नागरिकों को धर्म या जाति की परवाह किए बिना विवाह, भरण पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार और तलाक के मामलों में ये समान अधिकार ये प्रदान करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये ध्यान में रखिए। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल जो है ये गुरमीत सिंह जी हैं, और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। तो ये ध्यान में रखें, और यहाँ पर स्वतंत्र भारत में ये पहला राज्य ये बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये लागू किया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो दोस्तों ये जो है ये एक राष्ट्र एक नियम के सिद्धांत पर ये आधारित है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून ये होने का प्रावधान यहाँ पर इसमें मतलब मेंशन किया हुआ है। अब इसमें अगर बात करें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारे संविधान में ये मेंशन किया हुआ है, और ये आर्टिकल नंबर 44 में ये मेंशन किया हुआ है, जो कि ये भाग 4 का ये जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये अनुच्छेद 44 में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो दोस्तों ये 1985 का जो शाहबानो केस है उसमें ये निर्देश ये दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये रिलेटेड। और गोवा जो है दोस्तों हमारे देश का ये पहला राज्य है, मतलब ये जो ब्रिटिश टाइम जो थे वहाँ पर जो पुर्तगीज लोगों का जो शासन था उसी टाइम ये गोवा राज्य में ये समान पारिवारिक कानून, मतलब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये समान पारिवारिक कानून के रूप में ये 1867 में गोवा में ये लागू किया गया था। मतलब पहला राज्य ये गोवा कह सकते हैं, जो कि ये स्वतंत्रता से पहले से ही ये यहाँ पर लागू किया हुआ था, और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में ये लागू किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये संबंधित है। होप आने वाले दिनों में हो सकता है देश के विभिन्न राज्यों में ये लागू किया जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, SAFF दैट मीन्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का ये आयोजन किया गया था, जिसमें अंडर 19 महिला चैम्पियनशिप 2024 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों हमारा देश भारत और बांग्लादेश जो है दोस्तों ये संयुक्त रूप से ये विजेता इसमें घोषित किया गया। मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप में विजेता घोषित किया गया है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि ये दोनों जो मैच दोनों देशों के द्वारा दो मैच खेले गए थे, जिसमें 1-1 से ये बराबरी
पर ये समाप्त हुआ था, जिसमें पेनाल्टी शूटआउट में दोस्तों 11-11 में ये बराबरी में समाप्त हुआ था। और ये बराबरी होने के कारण लास्ट में क्या किया गया, टॉस उछाला गया और टॉस में हालांकि भारत ने ये जीता था और इसमें मतलब कुछ ये पाया गया, मतलब खामियां पाई गई, जिसके कारण ये दोनों देशों को ये संयुक्त विजेता इसमें घोषित किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। और भारत के द्वारा दोस्तों पहले भूटान को 10-0 से हराया गया, फिर नेपाल को 4-0 से हराया गया और फाइनल में ये बांग्लादेश के साथ खेल रहा था, जो कि ये मतलब ये कांटों का टक्कर जिसको कह सकते हैं, इसमें ये खेला गया और अंत में ये टॉस होके ये दोनों देश ये विजेता ये रह गए हैं। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया, जो कि ये संगीतकार प्यारेलाल शर्मा जी को ये दिया गया है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसमें दोस्तों 2024 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है प्यारेलाल शर्मा जी को। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस ये प्रत्येक साल ये 7 फरवरी को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय HIV या फिर एड्स की जागरूकता दिवस। और ये पहली बार दोस्तों 1999 में ये मनाया गया था। और 2024 के विषय की बात करें, थीम की बात करें, तो ये इंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनिटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़, ये 2024 का ये विषय है राष्ट्रीय HIV या फिर एड्स जागरूकता दिवस की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो डे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये प्रत्येक साल ये 28 फरवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मतलब नेशनल साइंस डे। और 2024 का जो विषय है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ये है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये 2024 का ये विषय है। अब ये जो डेट जो है दोस्तों 28 फरवरी ही क्यों चुना गया, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को ये रमन प्रभाव की खोज ये की गई थी CV रमन जी के द्वारा, और इसी डेट को ये चुना गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निधन हुआ है, जो कि ये एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पत्रकार हैं और कवि भी हैं, जिनका नाम है फारूक नाजकी। इनका 83 वर्ष की आयु में ये निधन हो गया। और इनका जो काव्य पुस्तक है नार ह्यूतुन कंजल वानास, इनके लिए इनको कश्मीरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये अब हमारे बीच ये नहीं रहे, जिनका नाम है फारूक नाजकी, जो कि इनका दोस्तों 83 वर्ष की आयु में ये निधन हो गया। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट इसमें पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके एक दो बार आप रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।